नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए हमारी सफलता सीरीज़ के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अभी हम प्राचीन इतिहास के एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पर चला रहे हैं। प्राचीन इतिहास के जितने भी टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के अंदर, उनको पहले हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, जैसे अभी तक हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर सीरीज़ बनाई, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल के ऊपर बनाई, और अब हम बना रहे हैं मौर्य काल के ऊपर। ठीक है, तो ये मौर्य काल के ऊपर हम ये एमसीक्यू सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न जो प्रीलिम्स में बन सकते हैं, प्री में बन सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आपके लिए फ्रेम करके लाए गए हैं लेटेस्ट प्रीलिम्स पैटर्न के आधार पर, ताकि अगर कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसे सॉल्व करने में एबल रहें। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के बाद में हम लोग मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद में हम अपने आधुनिक इतिहास की ओर बढ़ेंगे। इस तरीके से इतिहास को ख़त्म करके हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है कि इतिहास, तीनों इतिहास। यहाँ पर हम विश्व इतिहास नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाता है। इसके बाद भूगोल या फिर जो भी हम जो सब्जेक्ट लेंगे वो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो हम अपने मौर्य काल के एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका क्या उद्देश्य है ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता ही होगा। मैंने पूरी एजेंडा वीडियो बनाई थी, वो आप ज़रूर हमारे चैनल के मेन जो कवर पेज के नीचे जो वीडियो आता है वहाँ पर आप उसको जाकर वॉच कर सकते हैं कि हमारा इस सीरीज़ को चलाने का उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज़ हो सके और आप रोज़ कुछ ना कुछ कनेक्ट करके यहाँ से प्रीलिम्स के लिए एक दिन डेली कुछ ना कुछ सीखें। तो हम लोगों ने 2 सीरीज़ चलाई हुई है। पहली तो हमारी करंट अफेयर्स की है, ठीक है, और दूसरी हमारी ये जो है ये सामान्य अध्ययन की है। तो इस तरीके से हम प्रीलिम्स में जो भी 2 तरह के सवाल आते हैं उनको यहाँ पर सॉल्व कर सके, उनकी प्रैक्टिस कर सके, उनसे रिलेटेड एलिमिनेशन टेक्निक्स, गैस वर्क जो है वो यूज़ कर सके। तो इसलिए ये सीरीज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मौर्य शासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है तीर्थ, मौर्य काल के दौरान महत्वपूर्ण पदाधिकारी। अध्यक्ष, राज्य की आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए। संनिधाता, मूल्यांकन के प्रभारी सर्वोच्च अधिकारी। समाहर्ता, राज्य कोष के मुख्य संरक्षक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 शब्द हैं, इनसे सवाल क्यों पूछे गए हैं, क्यों सवाल बनाया गया है। तो वो उसका कारण ये है कि अगर आपने प्रीलिम्स के 2022 या 21 के क्वेश्चंस पेपर्स को अगर आपने एनालाइज किया है तो ये देखा होगा कि कुछ शाब्दिक प्रश्न बहुत ज़्यादा अभी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे आपको एक शब्द दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका क्या अर्थ है इस शासनकाल के दौरान। तो ये जो है इस तरीके से जो पहले इनको जिस नाम से पुकारा जाता था तो वो वाले क्वेश्चन अभी जो है वो इंक्रीज़ हो गए। तो इसलिए मैंने ये एमसीक्यू यहाँ पर उठाया है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा है वो सही है, तीसरा और चौथा गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो गया केवल 1 और 2। ठीक है, हम इसकी व्याख्या में देखते हैं कि सन्निधाता और समाहर्ता कैसे गलत हैं। ये जो आपको शब्द दे रखे हैं ये बहुत सारे यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी कि एक यहाँ पे शाब्दिक जो ये जितने भी शासनकाल के दौरान जो लोग होते थे जिनको किस शब्द से बुलाया जाता था, जैसे अध्यक्ष कौन, सन्निधाता कौन, समाहर्ता कौन, तो इस तरीके की वीडियो मैं एक आपके लिए ले आऊँगी जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी और वहाँ से आप रिवाइज़ करके प्रीलिम्स के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। 4 तरह की किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी अल्बाशम या फिर कोई पुरानी किसी किताब में दे रखा है। बहुत मोटी मोटी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। सारी पढ़ने की जगह हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ पे आपको एक जगह पर ही सारे के सारे कंटेंट, वीडियो कंटेंट मिल जाएगा जिससे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो तीर्थ हो गया मौर्य काल के दौरान महत्वपूर्ण पदाधिकारी। अध्यक्ष हो गया राज्य की आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए। सन्निधाता हो गया राज्य कोष का मुख्य संरक्षक। समाहर्ता हो गया मूल्यांकन के प्रभारी उच्चतम अधिकारी। ठीक है, तो ये इसका सही है और ये इसका सही है। हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मौर्य राजा अशोक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राजा अशोक मौर्य काल के दौरान जितने भी राजा हुए उनमें अशोका द ग्रेट, अशोका महान, इनके ऊपर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा थे। एक तरीके से इनके शासन के दौरान कई सारी बहुत अच्छी चीज़ें हुई। बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, बौद्ध धर्म को दूसरे देशों में फैलाया गया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मौर्य काल के MCQ सीरीज़ में एक क्वेश्चन अशोका के ऊपर डाला गया है। अशोका नाम का उल्लेख केवल कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाए गए छोटे शिलालेखों में मिलता है। जो शिलालेख बने हुए होते हैं वहाँ पे अशोका का नाम सिर्फ मध्य प्रदेश और कर्नाटक में मिला है। अन्यथा उन्हें किस नाम से जाना जाता था? देवानपिया पिये दासी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना। अशोका महान को देवान नाम पिये दासी के नाम से ही जाना जाता था। अशोका का उद्देश्य था सहिष्णुता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। उन्होंने देश के राजनीतिक एकीकरण, एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि में योगदान दिया। इनमें पूछा कि कौन से कथन सही नहीं है, तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के नाम का उल्लेख सिर्फ यहाँ पर किया गया है, अन्यथा उन्हें देवानपिया पियदासी के नाम से जाना जाता था। उनका उद्देश्य ये था कि सामाजिक व्यवस्था बनी जाए, किस आधार पर? सहिष्णुता के आधार पर। और उन्होंने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि को पहचानने में योगदान दिया। लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि पे सारे के सारे शिलालेख यहाँ पर लिखे गए थे। हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के दौरान अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर किसी भी शासन की बात होती है तो उसकी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हमने मौर्य काल की अर्थव्यवस्था से भी एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है। अशोका ने पूरे भारत में एक सामान्य मुद्रा की शुरुआत की। भारत के निर्यात में रेशम, वस्त्र, मसाले और विदेशी व्यंजन शामिल थे। मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कुछ सदियों बाद रोमन साम्राज्य के समानांतर थी। जो बहुत ही बड़ा ग्रीक एम्पायर था, साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, उसके समानांतर हम पहुंच गए थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। तो इसमें पूछा कि कौन से कथन सही है। हमारा पहला कथन गलत है, दोनों बाकी सही है, 2 और 3। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2 और 3। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला कथन हमारा गलत क्यों हुआ। ये जो पूरे भारत देश में सामान्य मुद्रा की जो शुरुआत की थी वो अशोक ने नहीं की थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और प्रांतीय राज्यपालों और प्रशासकों के एक नेटवर्क के साथ साथ सिविल सेवा ने व्यापारियों, किसानों के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित की थी। इसलिए पहला कथन गलत हो गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सामान्य मुद्रा की शुरुआत की थी, ना कि अशोक ने। तो मौर्य सेना ने लुटेरों के कई गिरोहों, क्षेत्रीय निजी सेनाओं और स्थानीय क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित करने के इच्छुक सरदारों को नष्ट कर दिया। ठीक है, ये इनका एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि थी। भारत की निर्यात हमने देख लिया, रेशम और वस्त्र, मसाले, विदेशी व्यंजन। और मौर्य साम्राज्य के बढ़ते वाणिज्य के साथ बाहरी दुनिया को नए वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि भारत के जो शासनकाल के दौरान, मौर्य शासनकाल के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत आगे थी। तो वो जब बाहर के लोगों के साथ में आयात निर्यात हुआ तो ये हमारी प्रौद्योगिकी भी बाहर के देशों में पहुंची और इस तरीके से इसका प्रचार हुआ। ठीक है, इसके अलावा अशोका ने क्या क्या काम करवाया वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सड़कों का निर्माण करवाया, नदियों का, नहरों का, अस्पतालों का, विश्राम स्थलों का निर्माण के लिए धन दिया। और मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कुछ शताब्दियों बाद रोमन साम्राज्य के समानांतर हो गई थी। ठीक है, हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मौर्य साम्राज्य के दौरान धर्म से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कई बार धर्म से संबंधित ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि इस राजा ने कौन सा धर्म अपनाया, या इस शासनकाल के दौरान कौन से धर्म का प्रचार हुआ, कौन सा धर्म था जिसको दबाया गया, किसको उठाया गया। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका पहला कथन है, राज्य के प्रारंभिक काल में ब्राह्मणवाद एक महत्वपूर्ण धर्म था। मौर्य ब्राह्मणवाद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार का
श्रेय चंद्रगुप्त और संपत्ति को जाता है। तो पूछा है कि कौन से कथन सही है। हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए सही विकल्प हुआ हमारा केवल 1, 2 और 3। हमारे उत्तर व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। राज्य के प्रारंभिक काल में ब्राह्मणवाद एक महत्वपूर्ण धर्म था। मौर्य ब्राह्मणवाद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आजीविक जैसे छोटे धर्म समूहों को भी समर्थन मिला। इसके अलावा दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार का श्रेय चंद्रगुप्त और संपत्ति को जाता है। आचार्य भद्रबाहु जो एक जैन साधु थे, वो चंद्रगुप्त के शिष्य थे। इस प्रकार मौर्य शासन के तहत जैन धर्म एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। ठीक है। राजा अशोक ने तो बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन जो है मौर्य शासन के दौरान, चंद्रगुप्त के शासन के दौरान जैन धर्म एक महत्वपूर्ण शक्ति बना था। हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। ठीक है। एक शब्द हमने एक और यहाँ पे क्वेश्चन उठाया शब्दों के ऊपर कि कौन कौन से शब्द किस किस जिम्मेदारी के लिए यूज़ किए गए थे। पहला व्यवहारिका महामत यानी न्यायपालिका के सदस्य। रज्जुका भूमि नापने और सीमा निर्धारण अधिकारी। संस्था अध्यक्ष, टकसाल अधीक्षक, खान अधीक्षक, नगराध्यक्ष। तो यहाँ कौन से युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे चारों युग्म एकदम सही सुमेलित है, इसलिए हमारा उत्तर हुआ विकल्प डी। तो यहाँ पर इन्होंने सारे शब्द दिए हुए हैं कि कौन कौन से शब्द से किस किस को जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे रज्जु का भूमि मापने और सीमा निर्धारण अधिकारी, संस्था अध्यक्ष, टकसाल अधीक्षक, समस्त अध्यक्ष, बाजार अधीक्षक, शुल्क अध्यक्ष, टोल अधीक्षक, सीता अध्यक्ष, कृषि अधीक्षक, नव अध्यक्ष, एक जहाज का अधीक्षक, लोह अध्यक्ष, लोह अधीक्षक, पौथवा अध्यक्ष, तौल एवं माप अधीक्षक, खान अधीक्षक, नगराध्यक्ष और व्यवहारिका महामत न्यायपालिका के सदस्य। तो ये जो शब्द हैं मौर्य शासन के दौरान के, इन्हें हम याद कर सकते हैं ताकि अगर प्रीलिम्स में ऐसा प्रश्न फिर से पूछा जाए तो हम उस प्रश्न को सही से हल कर पाएँ। तो इसी प्रकार से हमारी सफलता सीरीज़ के 5 MCQs यहाँ समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को बहुत ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम आपके लिए टॉपिक वाइज जितने भी एंशिएंट हमारी प्राचीन इतिहास है उनके टॉपिक वाइज सारे के सारे वीडियोस आप लोगों के लिए ला रहे हैं ताकि आप इस तरीके से पूरी की पूरी अपनी तैयारी इतिहास की कर सकें और देख सकें कि हर टॉपिक से कैसे कोई MCQ प्रश्न बन सकता है और कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।